आ गया। हाँ, तो एक बार फिर से सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार गामा कलर क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे जो कि आपके नीट और जेई मेंस और एडवांस के पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपने फिर से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज भी हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके पिछले साल यानी कि 2020 में पूछे गए हैं। जेई मेंस एडवांस में क्वेश्चन आपके ये पूछे गए थे। ठीक, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके रे ऑप्टिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। तो सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर के, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को समझें, सॉल्व करने का प्रयास करें। पहले बात तो क्वेश्चन समझें, क्वेश्चन हमसे क्या क्या रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सभी लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन द फिगर। आपके सामने एक फिगर भी दिख रहा होगा आप लोग को। फिगर के अनुसार ही एक स्फेरिकल मिरर रखा हुआ है। फिगर फ्रॉम अ हॉलो ग्लास स्फीयर इफ एन ऑब्जेक्ट इज पोजिशनड इन फ्रंट ऑफ द मिरर व्हाट विल बी द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिगर ड्रॉन एज स्कीमेटिक एंड नॉट टू स्केल। ठीक है, तो आप लोग के सामने एक कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर है, उसके सामने एक हॉलो ग्लास स्फीयर से उस मिरर को काटा गया है और कह रहा है उसके सामने एक ऑब्जेक्ट पोजीशनड है फ्रंट ऑफ द मिरर। तो आपको उस इमेज, जो इसकी इमेज बनेगी या जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, उसका आपको नेचर या और मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन हिंदी में भी दिखा देता हूँ। हिंदी में क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा। हिंदी में क्या कह रहा है कि कांच के बने हुए एक मिनट, आपसे हिंदी में क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक खोखले कांच के गोले से काटकर एक गोली दर्पण बनाया जाता है। यदि एक वस्तु को चित्रानुसार दर्पण के आगे रखा जाए तो इसके प्रतिबिंब का स्वरूप व आवर्धन निम्न में से कौन सा होगा। ठीक है, और आपके सामने ऑप्शंस उसमें दिए गए थे कि ऑप्शन है इरेक्ट वर्चुअल एंड अनमैग्नीफाइड, फिर इन्वर्टेड रियल एंड मैग्नीफाइड, फिर इरेक्ट वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड रियल एंड अनमैग्नीफाइड। अनमैग्नीफाइड मतलब अनावर्धित और मैग्नीफाइड मतलब आवर्धित। जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो हिंदी मीडियम वाले भी सुने। ठीक है, और इरेक्ट मतलब होता है सीधा, वर्चुअल मतलब आभासी और अनमैग्नीफाइड मतलब अनावर्धित। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, रियल और यानी कि वास्तविक, और मैग्नीफाइड। ठीक है, चित्र आपके सामने सबको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन में आपको एक चित्र दिया गया हुआ है और कह रहा है कि एक हॉलो ग्लास स्फीयर यानी कि एक खोखले कांच के गोले से काटकर एक गोली दर्पण बनाया जाता है। एक हॉलो ग्लास स्फीयर है यानी कि एक खोखला कांच का गोला है। समझने का प्रयास करिएगा, ये एक खोखला कांच का गोला है जिससे काट करके एक दर्पण बनाया गया है। मान लीजिए हमने इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक काट लिया और एक दर्पण बना लिया। अब आपको चित्र में पॉलिश कहाँ दिख रही है? आपको दिख रहा है चित्र में पॉलिश कहाँ है? बाहर की तरफ है। इसका मतलब ये दर्पण कौन सा होगा? ये दर्पण हमारा होगा कॉनकेव। कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। ये दर्पण हमारा कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। यानी दर्पण कौन सा होगा? ये अवतल। ये हमारा एक अवतल दर्पण होगा। और कह रहा है कि इसका जो ये मुख्य अक्ष है, जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, उस पर हमको उसने पॉइंट दे रखे हैं। कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं बच्चों? आपके सामने उसमें पॉइंट उसने दे रखे हैं, दे रखी है। ठीक, 4, 8, 12 और 16 इस तरह से आप लोग को दूरियां ये दे रखी हैं। अब हमसे कह रहा है कि इस तरह से आपको दूरियां दे रखी हैं उसने, तो हमसे कह रहा है ये दूरियां सब किस में दे रखी हैं? सेंटीमीटर में। ये सारी दूरियां किस में है? सेंटीमीटर में। अब हमसे कह रहा है इसने ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? 8 और 12 वाले बीच में। यानी कि इसने ऑब्जेक्ट एक यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर इसने रखी है एक ऑब्जेक्ट। और हमसे ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी यानी कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसका नेचर कैसा होगा और उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, यानी कि स्वरूप और आवर्धन क्या होगा। ठीक, तो आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन जेई मेन
2020 में फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप लोग को बताना है कि इसका नेचर और इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा। ठीक, तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए, ये दूरी जो है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये पूरी कितनी है? 16 है। 16 का मतलब ये हो गया कि ये जो है वो पूरा इसका क्या है? डायामीटर है, यानी पूरा इसका व्यास है। इस पूरे गोले का व्यास क्या है? ये 16 है। ये 16 इस पूरे गोले का, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 16 है। अगर मैं इसका हाफ कर दूँ तो हाफ मुझे कहाँ मिलेगा? ये 8। तो ये क्या हो जाएगा? इसका रेडियस। यानी कि अगर मैं इस दर्पण की बात करूं, इस मिरर की बात करूं, तो ये इसके लिए कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। तो ये हो जाएगी इसकी वक्रता त्रिज्या। अब अगर ये इसकी वक्रता त्रिज्या है, अगर मैं इसका हाफ कर दूं, यानी 16 क्या है? इसका पूरा व्यास है, यानी डायामीटर है। हाफ कर देंगे तो 8 आ जाएगा। 8 क्या है? इसका वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और अगर उसका हाफ कर देंगे, यानी 8 का भी हाफ कर दें, ये 4 देखें, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फोकस, यानी फोकस दूरी हो जाएगी f। ठीक है, तो ये पूरा व्यास डायमीटर 16 था। इसका हाफ करने पर हमको क्या मिल गई? रेडियस, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होगी वो मिल गई। और इसका हाफ करने पर हमको क्या मिल गया? फोकस, यानी कि हमको 4 तक क्या हो जाएगा? इसका फोकस हो जाएगा। तो अब आप ये समझो कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट रखी कहाँ पर है? ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर पोजिशनड है? ये ऑब्जेक्ट रखी कहाँ पर है? ये ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पर, यानी 8 और 12 के बीच में। 8 तक आपका क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। यानी कि 8 आपका कौन सा होगा? 8 आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र, यानी 8 आपका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र, यानी कि ये आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो 8 पर जो ये पॉइंट है ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा, यानी कि सेंटर हो जाएगा। और इसके आगे क्या होगा? अनंत, यानी कि इन्फिनाइट। इसके आगे क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। ठीक, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी अवतल दर्पण के सामने, अगर किसी कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई वस्तु, मैं फिर से बताता हूं, अगर किसी अवतल दर्पण के सामने, किसी कॉनकेव मिरर के सामने कोई वस्तु, मान लीजिए ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है, ये अनंत है। अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। मैंने आपको बात बताई थी। और कैसा बनता है? इसका प्रतिबिंब बनता है सीधा, सॉरी, इसका प्रतिबिंब बनता है उल्टा, वास्तविक और छोटा, यानी कि वस्तु से छोटा। इसका प्रतिबिंब बनता है सीधा, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि ये वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। क्यों? क्योंकि 8 तो आपका वक्रता केंद्र है, 8 पर जो पॉइंट है वो क्या है? वक्रता केंद्र है। और इसके आगे क्या होता है? अनंत। और ये वस्तु कहाँ रखी हुई है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। फोकस कहाँ है? 4 पर, यहाँ तक फोकस है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यानी कि यहाँ कहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और जब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा? वो प्रतिबिंब हमारा होगा कैसा? रियल, यानी वास्तविक, और उल्टा, यानी कि इन्वर्टेड। उल्टा यानी कि इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड या उल्टा हो गया। और कैसा होगा? छोटा। अच्छा एक बात बताओ, अब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनना है? छोटा। तो हम क्या बोलेंगे? हमारा प्रतिबिंब जो है मैग्नीफाइड है कि अनमैग्नीफाइड है, यानी आवर्धित है कि अनावर्धित है। तो अगर देखिए, प्रतिबिंब चाहे वस्तु से छोटा हो और चाहे बड़ा हो, उसमें आवर्धन होगा। जब तक प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ना हो तब तक उसमें आवर्धन होगा। अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है तब तो अनावर्धन है, तब तो वो अनमैग्नीफाइड है। लेकिन अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये दोनों ही मैग्नीफाइड के अंतर्गत आते हैं। मतलब इनमें कुछ ना कुछ आवर्धन है, तभी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा बन रहा है। बात समझ में आ रही है? जब तक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ना हो जाए तब तक वो अनमैग्नीफाइड नहीं हो सकता है। अगर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो मैग्नीफाइड ही कहलाएगा। यानी कि प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, ये हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब होगा।
तो सभी लोग को बात क्लियर हो गई होगी। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो सभी लोग टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपसे कह रहा है रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग को बात क्लियर हो गई है। ठीक, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक, सभी लोग क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है, फिर मैं इसको समझा रहा हूं। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका जेईई 2009 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन हिंदी में ही अवेलेबल हो पाया है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक झील की जल की सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक गेंद छोड़ी जाती है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। झील में स्थित एक मछली जो गेंद के गिरने की रेखा में है, गिरती हुई गेंद को देख रही है। जब गेंद जल की सतह से 12.8 मीटर ऊपर है, उस समय मछली गेंद की गति को देखेगी। और हमको जी की वैल्यू भी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी लोग क्वेश्चन को बच्चे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आप लोग क्वेश्चन समझ में आए। ठीक, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कह रहा है एक झील के जल की सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक गेंद छोड़ी जाती है। चलिए एक लाइन पढ़ते जाइए और चित्र को बनाते जाइए। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब क्वेश्चनों में फिगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना बच्चों। ये झील है, इसके नीचे क्या हुआ है, पानी भरा है। ये एक झील है, झील की सतह से कह रहा है, जो झील की सरफेस है इससे 20 मीटर की ऊंचाई, यहाँ पर मान लीजिए ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर। सभी बच्चे फिगर ध्यान से समझेंगे। 20 मीटर ऊंचाई से एक बॉल है वो छोड़ी जाती है नीचे की तरफ। ठीक, चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में ये कह रहा है कि जल का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 है, यानी कि इस झील में जो जल भरा हुआ है इसका अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3, यानी इसके लिए जो n की वैल्यू है वो 4/3 है, यानी जल का अपवर्तनांक हमको 4/3 दे दिया गया है। अब हमसे कह रहा है झील में स्थित एक मछली जो गेंद के गिरने की रेखा में है, यानी झील के अंदर बच्चों यहाँ पर एक मछली होगी, यहाँ पर एक मछली होगी जो जिस रेखा में ये गेंद गिर रही है उसी रेखा में नीचे की तरफ एक मछली है। यहाँ पर एक मछली है इस तरह से, यहाँ पर एक मछली है जो कि इस गेंद की गिरने की रेखा में है, यानी जिस रेखा में ये गेंद गिर रही है सीधी उसी रेखा में यहाँ पर एक मछली है झील के अंदर। अब कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि गिरती हुई गेंद को देख रही है, यानी ये मछली जो है वो इस गिरती हुई गेंद को नीचे की तरफ देख रही है। अब हमसे ये कह रहा है कि जब गेंद जल की सतह से 12.8 मीटर ऊपर है, यानी कि जब ये गेंद जल की सतह से, ये जो सतह है इससे 12.8 मीटर ऊपर है, यानी अब की बार गेंद यहाँ पर आ गई। मान लीजिए भाई ये पूरा 20 मीटर था, अब की बार गेंद यहाँ तक आ गई और ये गेंद जब यहाँ पर आ गई तब ये झील की सतह से कितना ऊपर है, 12.8 मीटर ऊपर है। छोड़ी कहाँ से गई थी, 20 मीटर से, अब कहाँ आ गई, 12.8 मीटर ऊपर थी। जब ये गेंद 12.8 मीटर ऊपर है झील की सतह से, तो हमसे कह रहा है कि उस समय मछली को गेंद की गति, यानी जो गेंद की चाल है वो कितना दिखाई देगी, जो गेंद का वेग है वो मछली को कितना प्रतीत होगा, यानी कितना दिखाई देगा। अच्छा एक बात बताओ, जो इस गेंद का एक्चुअल में वेग होगा वो तो इसका वास्तविक वेग होगा, और जो वेग मछली को दिखाई देगा वो कौन सा वेग होगा, आभासी वेग होगा, यानी कि वर्चुअल वेलोसिटी होगी। तो हमको ये पूछ रहा है कि मछली को गेंद का वेग कितना दिखाई देगा, यानी कि हमसे आभासी वेग पूछ रहा है कि मछली को दिखाई देने वाला आभासी वेग कितना होगा। ठीक, तो जरा थोड़ा ध्यान समझना। गेंद को यहाँ से छोड़ा गया था और गेंद यहाँ तक आ गई। जब गेंद कह रहा है कि झील की सतह से 12.8 मीटर ऊपर थी, तब इस मछली को कितना वेग दिखाई देगा। ठीक,
जरा समझने का प्रयास करना। जब हमने गेंद को यहाँ से छोड़ा होगा, जब हमने उसको छोड़ना स्टार्ट किया होगा, उस समय गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। यानी इस कंडीशन में u का मान क्या होगा, 0। ठीक, अगर इस कंडीशन में बच्चों u का मान 0 होगा तो हम सभी लोग जानते हैं कि गेंद यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी हाइट तय कर लेगी, यानी कितनी दूरी तय कर लेगी। बच्चों ध्यान समझना, ये पूरी दूरी कितनी है, 20 मीटर, ये कितनी है, 12.8 मीटर। तो फिर ये वाली कितनी बचेगी, ये वाली हम निकाल लेंगे। कैसे, हम माइनस कर देंगे 20 में 12.8 माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है, 20 में 12.8 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर, हमें मिलेगा कितना आंसर, 7.2। हमें कितना आंसर मिलेगा, 7.2। तो 7.2 मीटर ये वाली दूरी होगी। कौन वाली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसको अगर A पॉइंट मान लो, इसको B पॉइंट मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी A से B तक की, वो 7.2 मीटर होगी। ठीक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में इस गेंद ने 7.2 मीटर की दूरी तय कर ली और बची कितनी, फिर 12.8 बची। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका वास्तविक वेग निकाल लेंगे पहले, कि इसका वास्तविक वेग यहाँ पर कितना होगा। सभी बच्चे ध्यान समझेंगे, पहले हम इस गेंद का निकाल लेंगे कौन सा वेग, वास्तविक वेग, यानी जो इस गेंद का एक्चुअल में वेग है। कैसे निकालेंगे, हम सभी लोग जानते हैं गति का थर्ड लॉ जो होता है मोशन का, गति का, वो क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2as, v² बराबर u² प्लस 2as। लेकिन बच्चे ध्यान समझना, ये फॉर्मूला तब होता है जब कोई वस्तु सरल रेखा यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जा रही हो। अगर कोई वस्तु हाइट से आ रही हो तो उस कंडीशन में a की वैल्यू कितनी होती है, g, क्योंकि उस समय क्या लगता है, गुरुत्वीय त्वरण लगता है। हमको g का मान कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्योंकि ये हाइट तय कर रही है इसलिए s की वैल्यू क्या हो जाएगी, h, यानी फॉर्मूला बन जाएगा v² बराबर u² प्लस 2gh। अब हम सभी लोग जानते हैं कि इस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो कितनी है, 0, यानी u की वैल्यू हो जाएगी 0। तो फॉर्मूला आ जाएगा v² बराबर 2gh। और अगर v² बराबर 2gh है तो हम कहेंगे कि v बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2gh, यानी v बराबर अंडर रूट के अंदर 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.2 मीटर। यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 72 इंटू 2, यानी कि ये आपका आ जाएगा 144, यानी v की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब वो यहाँ पर B पॉइंट पे आ जाएगी, यानी जब वो झील की सतह से 12.8 मीटर की दूरी पर होगी गेंद, तो उस समय उसका वास्तविक वेग कितना होगा, 12 मीटर पर सेकंड। ये गेंद का क्या होगा, वास्तविक वेग, जो कि उसका एक्चुअल वेग है। लेकिन मछली को उसका वेग कितना दिखाई देगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो ये हमारा वास्तविक वेग आ गया 12 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब यानी कि जब गेंद यहाँ पर होगी तो उसका वेग 12 मीटर पर सेकंड वास्तविक वेग उसका होगा। लेकिन मछली को वेग कितना दिखाई देगा, हमें तो ये निकालना है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जो हमारी वास्तविक ऊंचाई होती है या वास्तविक गहराई होती है, यानी कि वास्तविक गहराई को हम लोग बोलेंगे HR, यानी रियल हाइट, वो किसके बराबर होती है, आभासी ऊंचाई यानी एपरेंट हाइट बटे n, यानी अपवर्तनांक के बटे अपवर्तनांक के क्या होती है, बराबर। हम सभी लोग बच्चों फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि जो हमारी वास्तविक गहराई होगी वो बराबर होगी आभासी गहराई बटे अपवर्तनांक यानी n के। अगर हम लोग यहाँ पर एक बात देखें तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा कि जो हमारी आभासी गहराई जो HA होगी या आभासी ऊंचाई जो होगी, जो मछली को आभास हो रही है, वो बराबर होगी अपवर्तनांक इंटू गेंद की जो वास्तविक हाइट है, यानी गेंद की जो वास्तविक ऊंचाई है उसके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगी। HA बराबर n इंटू HR हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, मैं लिख दे रहा हूं कि HA क्या है, आभासी ऊंचाई जो कि मछली को दिखाई देगी, वही हमें निकालनी है। और HR क्या है, वास्तविक ऊंचाई। HR क्या है, वास्तविक ऊंचाई। HR मतलब रियल हाइट और HA मतलब एपरेंट हाइट। ठीक है, हमें क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें HA की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, हमें क्या करना है, हम अभी हम आभासी ऊंचाई की बात कर रहे हैं और वास्तविक ऊंचाई की बात कर रहे हैं। हमें निकालना क्या है, मछली को दिखाई देने वाला आभासी वेग निकालना है, वेग कितना होगा। हमें वास्तविक वेग मिल चुका है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका
अवकलन कर देंगे समय के सापेक्ष। तो यहाँ पर यानी कि जब इसका अवकलन हम लोग t के सापेक्ष करेंगे, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो यहाँ पर लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन कर देंगे किसकी रिस्पेक्ट में, t की रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा dha अपॉन dt इंटू n इक्वल n इंटू dhr अपॉन dt। ठीक, अब देखिए dha अपॉन dt, ha क्या थी, ऊंचाई, यानी कि ये हो गया ऊंचाई, क्या हो गई, एक प्रकार की डिस्टेंस हो गई। ये ऊंचाई एक प्रकार की क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम तो क्या होता है, वेलोसिटी यानी कि वेग, यानी कि चाल बराबर यानी कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा v हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, और किसकी, एपरेंट यानी कि आभासी वेग हो जाएगा, बराबर n इंटू, अब देखिए आभासी ऊंचाई सॉरी वास्तविक ऊंचाई बटे समय, यानी कि दूरी बटे समय कितना हो जाएगा, वास्तविक वेग, यानी ये क्या हो जाएगा hr, यानी कि सॉरी hr नहीं vr, क्योंकि वेग की बात कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए va बराबर क्या हो जाएगा n इंटू vr। अब देखिए आभासी वेग हो गया va, n का मान कितना है 4/3, आभासी वेग हो गया कितना va, n का मान कितना है 4/3, और vr क्या है बेटा, vr है हमारी वास्तविक ऊंचाई सॉरी वास्तविक वेग, और वास्तविक वेग कितना निकाल चुके हैं 12 मीटर पर सेकेंड, वास्तविक वेग कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। तो 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, और 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, यानी आभासी वेग कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा आभासी वेग हो जाएगा। यानी कि गेंद का वास्तविक वेग कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मछली को दिखाई कितना देगा इसका वेग 16 मीटर पर सेकेंड। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है 16 मीटर पर सेकेंड, वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है 16 मीटर पर सेकेंड, वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। एक गेंद को 20 मीटर ऊंचाई से छोड़ा गया था, कह रहा था कि जब गेंद 12.8 मीटर की ऊंचाई तक आ जाती है जल की सतह से, तो वहां पर मछली को उसका वेग कितना दिखाई देगा। पहले हमने ये निकाल लिया कि यहाँ से यहाँ तक आने में मछली का, यहाँ पर मछली का वास्तविक वेग कितना है। वास्तविक वेग के लिए हमने क्या लगा दिया, हमारे पास इतनी डिस्टेंस पता थी हम लोग को, तो हमने लगा दिया फॉर्मूला। सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर u की वैल्यू क्या होगी, प्रारंभिक वेग कितना होगा 0। सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पर h और g का मान रख के, g की वैल्यू हमको 10 दी गई थी, और h की वैल्यू ये वाली हाइट हमने यहाँ से उठा करके 7.2 रख दी। तो हमको यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल गया इसका वास्तविक वेग, यानी कि हमको इसकी रियल वेलोसिटी मिल गई। जैसे ही हमको इसकी रियल वेलोसिटी मिल गई, हमने क्या कर लिया, हम लोग ऊंचाई का फॉर्मूला जानते थे कि जो वास्तविक ऊंचाई होती है वो बराबर होती है आभासी ऊंचाई बटे n के, ठीक, यानी कि अपवर्तनांक के। तो हमने क्या किया, इसका t के सापेक्ष अवकलन करके इस ऊंचाई वाले फॉर्मूले को वेग के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि ऊंचाई एक प्रकार की होती है डिस्टेंस, दूरी, और दूरी बटे समय क्या बन जाता है वेलोसिटी यानी कि वेग। जैसे हमारे पास वेग का फॉर्मूला आ गया, तो फॉर्मूला आ गया आभासी वेग बराबर, अगर मैं इसको हिंदी में लिख दूं तो ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया कि जो आपका आभासी वेग होगा, जो आपका आभासी वेग होगा यानी कि जो एपरेंट वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी किसके, अपवर्तनांक n इंटू वास्तविक वेग के, वास्तविक वेग के आपके बराबर होगी। और फिर हमने इसी फॉर्मूले में वास्तविक वेग कितना निकाल चुके थे, रियल वेलोसिटी 12, n का मान 4/3 रख करके सॉल्व कर लिया, और हमको मिल गया आभासी वेग 16 मीटर पर सेकेंड। ये हमको इसका आभासी वेग मिल गया। तो सही बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट पर ले लें, जल्दी से उसको सॉल्व करने का अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, और ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक, सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को समझने कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, फिर मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आया होगा, सभी लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा ध्यान से। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है, सभी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार आपके सामने। कह रहा है अ लाइट रे
enters a solid glass sphere of refractive index n equal √3 at an angle of incidence 60 degree. The ray is both reflected and refracted at the further surface of the sphere. The angle in degrees between the reflected and refracted rays at this surface. ठीक, यही आपसे इसमें पूछा गया है, यही इसकी डिमांड है। बच्चों क्वेश्चन को हिंदी में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन अभी ये वाला हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें। कह रहा है कांच के बने हुए एक ठोस गोले का अपवर्तनांक n बराबर √3 है। इसमें 60 डिग्री आपतित कोण बनाते हुए एक प्रकाश की किरण प्रवेश करती है और दूसरी ओर की सतह पर परावर्तित तथा साथ में अपवर्तित भी होती है। ऐसी स्थिति में परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों के बीच बनने वाले कोण का मान डिग्री में ज्ञात करो, यानी कि डिग्री में इसका मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखिए किस में आया हुआ है, जेईई मेन 2020 के पेपर में, सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन आपका आया था। तो सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ, आपके सामने फिगर बना रहा हूँ, आप लोग फिगर को बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में मेन बात इसका फिगर है। अगर चित्र समझ में आ गया तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान समझना बच्चों। कह रहा है कांच के बने हुए एक ठोस गोले का अपवर्तनांक n बराबर √3 है। तो हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कांच के बने हुए एक ठोस गोले का अपवर्तनांक n बराबर √3 है, यानी कांच का एक ठोस गोला है। मैं आपके सामने एक कांच का ठोस गोला बनाता हूँ जिसका अपवर्तनांक उसने कह रहा है कि √3 है। ये मान लीजिए एक कांच का ठोस गोला है। कह रहा है इस गोले का जो अपवर्तनांक है वो वो कितना है, √3 है। यानी ये एक गोला है, इसका अपवर्तनांक कितना है, √3। जरा बच्चों समझने का प्रयास करना। ये गोला ठोस गोला है, यानी ये कैसा माध्यम होगा, सघन। ठीक, ये कैसा माध्यम होगा, सघन माध्यम। इस गोले के बाहर क्या है, वायु यानी एयर, तो वो कैसा माध्यम होगा, विरल। वायु का अपवर्तनांक हम कितना मान लेंगे, Na, और इस गोले का अपवर्तनांक क्या मान लेंगे, Ns। ठीक है, क्योंकि S मतलब क्या हो गया, स्फीयर यानी गोला। ठीक, इस गोले के अंदर क्या है, सघन माध्यम है, गोले के बाहर क्या है, विरल माध्यम है। यानी अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन माध्यम को अलग कर रही है। इसके ऊपर का माध्यम है विरल, इसके नीचे का माध्यम है सघन। अगर मैं यहाँ पर एक, जैसे मान लीजिए इस गोले का सेंटर ये होगा, अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, सेंटर को मिलाते हुए एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल यानी कि अभिलंब। कह रहा है एक प्रकाश किरण 60 डिग्री का आपतित कोण बनाते हुए, आपतन कोण बनाते हुए गोले के अंदर प्रवेश करती है। एक प्रकाश किरण यहाँ पर आ रही है, अभिलंब पर आपतित होती है, कितने एंगल बनाते हुए, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए गोले पर आपतित होती है। क्योंकि प्रकाश किरण बाहर से गोले के अंदर आ रही है, इसलिए प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही है। और अगर ये प्रकाश किरण विरल से सघन में आ रही है तो इसका वास्तविक मार्ग तो कुछ ऐसा होगा, लेकिन ये अपने वास्तविक मार्ग पर ना जा करके विरल से सघन में आने के कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी ये इसका अभिलंब है, तो इसका वास्तविक मार्ग जो होगा वो ऐसा होगा, यानी ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी ये प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी, ये आ गई किरण, ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई। कह रहा है जब ये प्रकाश किरण दूसरी सतह पर पहुंचती है, ये पहली सतह हो गई, ये कैसे दूसरी सतह, जब प्रकाश किरण दूसरी सतह पर पहुंचती है, यानी कि जब प्रकाश किरण यहाँ पहुँचेगी, तो जब प्रकाश किरण यहाँ पहुँचती है तो उस कंडीशन में होता क्या है, उस कंडीशन में होता क्या है, जब ये प्रकाश किरण इस सतह पर टकराती है दूसरी वाली सतह पर, तो वहाँ पर इसका कह रहा है अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है। यानी किरण परावर्तित भी होती है और अपवर्तित भी होती है। अगर मुझे यहाँ पर अभिलंब ड्रॉ करना है तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको परावर्तन कराना है और आपको कोई अभिलंब चाहिए तो आप क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर आपको अभिलंब खींचना है उस पॉइंट को आप सेंटर से मिला देंगे। यानी आप अगर इस पॉइंट को सेंटर से मिला दें, आप अगर इस पॉइंट को सेंटर से मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, फिर इसका अभिलंब बन जाएगा। ठीक, अब जरा समझने का प्रयास करना थोड़ा सा। ये आपकी आपतित किरण है और ये अभिलंब है। अब की बार आपतित किरण जो है वो सघन से विरल में आ रही है।
गोले के अंदर से आ रही है, यहाँ पर विरल से सघन में आ रही थी, लेकिन यहाँ पर सघन से विरल में आ रही है। जब ये प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी तो अब की बार ये अभिलंब है, तो अब की बार इसका वास्तविक मार्ग तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, सघन से विरल में अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी कि प्रकाश किरण ऐसे ना जा करके ऐसे चली जाएगी। ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश किरण इस तरह से चली जाएगी। तो ये हमारी हो गई प्रकाश किरण। ठीक, अब जरा बात को समझना, 60 डिग्री के एंगल पर आपतित हुई थी, 60 डिग्री के एंगल पर, यहाँ पर परावर्तित कितने पर, अपवर्तित कितने पे हो रही है, तो ये वाला एंगल होगा अपवर्तन कोण। ये एंगल हमको पता नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, अल्फा। इसको क्या मान लेंगे, अल्फा। अब अगर ये वाला एंगल अल्फा है, क्योंकि ये भी रेडियस है, अगर इस पॉइंट को हम O मान लें और इस पॉइंट को हम P मान लें और इस पॉइंट को हम Q मान लें, तो OP भी रेडियस है और OQ भी रेडियस है, यानी OP रेडियस जो होगी वो OQ के बराबर होगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। ये दोनों एंगल क्या हो गए, अल्फा हो गए। अब ये वाली किरण यहाँ पर क्या हो रही है, अपवर्तित, ये क्या है, अभिलंब। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कौन सा एंगल बन जाएगा, हमने मान लिया बीटा एंगल बन गया। तो आप अभिलंब यानी नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच में बीटा एंगल बन गया। अब कह रहा है यहाँ पर इस किरण का परावर्तन भी होता है, परावर्तन होता है, तो ये किरण अगर अल्फा पर आई है तो इस तरह से परावर्तित होकर के ये अल्फा पर ही परावर्तित हो जाएगी, यानी ये किरण अल्फा पर ही क्या हो गई, परावर्तित। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, इसलिए ये किरण अल्फा कोण पर आई थी तो अल्फा ही कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित भी हो जाएगी। तो हमसे पूछना क्या चाहता है, हमसे पूछ रहा है ये वाली किरण कौन सी है, ये वाली किरण है परावर्तित, यानी कि रिफ्लेक्टेड। और ये वाली किरण कौन सी है बच्चा, ये वाली किरण कौन सी है, अपवर्तित, यानी कि रिफ्रैक्टेड। ठीक, तो हमसे इस वाली रेखा यानी परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण यानी कि इनके बीच का हमको एंगल पूछ रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। जिस एंगल को मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला एंगल मान लो कितना है, गामा, तो हमसे इसी गामा की वैल्यू वो पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है सभी लोग को। ठीक, अब जरा बेटा थोड़ा ध्यान देना, क्या सबसे पहले P पॉइंट की बात करो। अगर मैं बात करूं एट P पॉइंट, मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n। ध्यान देना बच्चों, प्रकाश किरण एयर से मतलब ठोस के अंदर आ रही है, गोले के अंदर आ रही है। एयर क्या है, एयर यानी A हो गया, और गोला यानी कि स्फेयर, तो ये हो गया S, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में स्फेयर का अपवर्तनांक लेंगे, इस स्फेयर का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, और हमको अपवर्तनांक दे भी रखा है कितना, √3, यानी इसका अपवर्तनांक कितना है स्फेयर का, √3। ठीक, अब देखिए साइन आई कितने एंगल पर आपतित हो रही है, ये 60 डिग्री के एंगल पर, तो ये हो जाएगा साइन 60। इसका और कितने में परावर्तित हो रही है, आर का मान कितना हमने माना है इसके लिए, अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, NS अपॉन NA। 1 and 2 क्या लिखते थे, N2 अपॉन N1, उसी प्रकार ANS को क्या लिखोगे, NS अपॉन NA। ठीक, साइन 60, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आ जाएगा, NA इंटू यानी NA साइन 60 बराबर NS साइन अल्फ़ा, NA साइन 60 बराबर NS साइन अल्फ़ा। ठीक, NA यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, NS यानी कि स्फेयर का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, √3, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमको निकालनी है। √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल। साइन अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, यानी अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, यानी हमको अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 डिग्री अल्फ़ा की वैल्यू हमको मिल गई। यानी कि ये वाला एंगल अल्फ़ा ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। अब जरा Q पॉइंट पर स्नेल का नियम लगाइए। अगर मैं Q पॉइंट पर स्नेल का नियम लगाऊं तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n। अब की बार किरण देखिए, यहाँ पर आ रही थी एयर से स्फेयर में,
तो हमने एयर से स्फीयर ले लिया था, एयर टू स्फीयर। अब की बार स्फीयर से वापस कहाँ आ रही है, एयर में, यानी अब की बार हम क्या लेंगे, स्फीयर से कहाँ आ रही है, एयर में। अब की बार आपतन कोण कितना है, आई का मान, देखो जो ये वाला एंगल 30 था भाई, तो ये वाला एंगल भी 30 है, और ये आपका आपतन कोण है। क्यों? क्योंकि ये आपका अभिलंब है, ये क्या है, N2 अभिलंब, और ये क्या है, N1 अभिलंब। तो ये आपका N2 अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कितना एंगल बनना है, 30। ये वाला 30, जो यहाँ 30 भाई यहाँ भी 30, तो ये हो गया 30। और अपवर्तित किरण कौन सी है, ये वाली, तो ये वाला एंगल पूरा कितना बनना है, बीटा। यानी अब की बार आई की वैल्यू कितनी है, 30, यानी आई की वैल्यू हो जाएगी साइन 30 और आर की वैल्यू साइन बीटा बराबर एस एन ए। क्या लिखेंगे इसको, एन ए अपॉन एन एस। ठीक, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो एन एस साइन 30 इक्वल एन ए साइन बीटा। तो एन एस यानी कि स्फीयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना होगा, √3, साइन 30 की वैल्यू 1/2, एन ए यानी कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक वायु का, कितना होता है 1, और साइन बीटा। क्लियर है? तो अब की बार कितना आ जाएगा, साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2, यानी बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो बीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। अल्फा कितना आ गया, 30, और बीटा कितना आ गया, 60। ध्यान जरा समझने का प्रयास करना, ये वाली किरण हमारी कौन सी है, परावर्तित किरण, और ये वाली किरण कौन सी है, अपवर्तित किरण। हमको इसके बीच का एंगल पूछा गया है। ध्यान देखो, ये जो नॉर्मल है, ये जो अभिलंब है N2, ये पूरा एंगल कितना होगा, नॉर्मल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा। ये पूरा एंगल 180 होगा। ध्यान समझो, ये पूरा एंगल 180 होगा। अगर ये पूरा एंगल 180 है, तो ये 180 किससे मिलकर बना है, अल्फा एंगल, ये वाला एंगल ये वाला एंगल अल्फा, फिर ये वाला एंगल गामा, और प्लस ये वाला एंगल बीटा, ये वाला एंगल बीटा। ये तीनों मिलकर कितना बना रहा है, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री बना रहे हैं। ध्यान समझने का प्रयास करो, ये पूरा एंगल 180 होगा, ये पूरा एंगल 180 होगा, और ये पूरा एंगल 180 किससे मिलकर बना है, इस वाले अल्फा से, इस वाले गामा से, और इस वाले बीटा से। यानी ये वाला अल्फा, ये वाला गामा, और ये वाला बीटा, ये तीनों मिलकर कितना एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हमें अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, और हमें गामा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इस पूरे 180 में अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दें, तो हमें गामा की वैल्यू मिल जाएगी। बस यही काम करना है। अल्फा कितना निकाला है आपने, 30 डिग्री। अल्फा कितना निकाला है आपने, 30 डिग्री। एक मिनट, अल्फा कितना निकाला है आपने, 30 डिग्री। गामा मुझको निकालना है, और बीटा कितना निकाला है आपने, 60 डिग्री, और बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एक बराबर गामा प्लस गामा इंटू 180 डिग्री। तो गामा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी गामा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। यानी कि जो आपका ये वाला एंगल गामा होगा, ये कितना होगा, 90 डिग्री एंगल आपका होगा। और गामा किरण, गामा जो एंगल है वो किस किसके बीच का है, वो आपका रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है, यानी परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का एंगल है। और वही एंगल हमको निकालना था, जो ये कितना आ गया, 90 डिग्री एंगल हमें आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपके पेपर में पिछले साल 2020 में जेईई मेन के सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो सभी लोग एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, इसको गौर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। किसी बच्चों को इसमें कोई समस्या तो नहीं होगी, मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक। तो सभी लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। अब दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम लोग थ्योरी छोड़ करके आए थे। अब परावर्तन और अपवर्तन की थ्योरी अभी खत्म हो गई थी, अब मैं आप लोग को लेंस में लेकर के चलूँगा, लेंस की थ्योरी कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सभी बच्चे क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकलों को एक बार फिर से लगा लेंगे, जो आपके 5-6 लेक्चर हुए हैं न्यूमेरिकल के, इनको आप न्यूमेरिकलों को फिर से
लगा लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे बिल्कुल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश होकर के पढ़ाई करते रहें। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ठीक है, सभी लोग को राम राम, राधे राधे, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।